हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एग्जाम्बिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर में मेंस का सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी कुछ दिन पहले जीआईसी लेक्चरर प्री का ठीक है एक रिज़ल्ट आया है। उसमें बहुत से लोग क्वालिफाई किए गए हैं और है रेशियो क्या 1:12। जो रेशियो है वो 1:12 का है। अगर आप जीआईसी लेक्चरर का मेंस दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 11 लोगों को पीछे करना, ठीक है। यू विल हैव टू ओवरटेक 11 पीपल, देन यू आर एबल टू बी सेलेक्टेड। आप समझ लीजिए आपको कितना कंपटीशन है। आपको 1 लाख में कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन 12 लोगों से है। 11 को आप डिफीट करके आगे निकल सकते हैं, तो आप समझिए कि जीआईसी लेक्चरर बनने लायक हैं। ठीक, ये आपका चैलेंज हुआ। तो ये चैलेंज है। इस चैलेंज के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या क्या करना होगा मेंस के एग्ज़ाम में। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न आ रही है। देखिए 2 एग्ज़ाम हैं इसमें, ठीक है। एक कंपलसरी वाला है, एक जो जनरल वाला है वो है, और एक ऑप्शनल वाला है वो है, ठीक है। जनरल और आपका ऑप्शनल पेपर 2 हो गया, ठीक है। जनरल पेपर जो होगा वो जनरल हिंदी का और हिंदी निबंध का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? जनरल हिंदी और अभी ऑप्शनल हटा दे रहे हैं। जनरल हिंदी है और हिंदी निबंध है। अब इंग्लिश वाले ये सोच रहे हैं, बहुत से इंग्लिश वाले हमसे कई बार लोगों ने पूछा भी, सर इंग्लिश वालों को भी हिंदी निबंध लिखना होगा क्या? बिल्कुल लिखना होगा हिंदी। आप यूपी स्टेट में जीआईसी के लेक्चरर बनने जा रहे हैं, आपको हिंदी ज़रूर आनी चाहिए, ठीक। वो इसलिए चेक किया जा रहा है। तो जनरल हिंदी और हिंदी का निबंध 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, दोनों आपको करना होगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, जो सबको करना होगा। और 100 नंबर का है, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे का टाइम। कितना टाइम है आपको? 2 घंटे का एक पेपर ये हो जाएगा, ठीक। एक साथ होगा। जनरल हिंदी में वही सब जो हिंदी के सामान्य चीज़ें होती हैं वही सारी पूछी जाएंगी, और एक है हिंदी का निबंध है, ठीक है। तो जनरल हिंदी का जो पेपर होगा उसमें वही संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो ऐसे अमूमन यूपी स्टेट की यूपी ट्रिपल में पूछी जाती है, वही आप मान के चलिए। हिंदी निबंध बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, इसमें क्या डिक्टेट करें। बस बड़े ट्रेडिशनल वो मत लिख देना कि क्या कहते हैं कि दहेज एक सामाजिक अपराध। वो मॉडर्न ऐसे भी आएंगे, नए वाले पुराने वाले दोनों आएंगे। आप ऐसा ऐसे चुनिएगा जिसमें अच्छे नंबर मिल सकें। थके हुए ऐसे मत चुनिएगा जिसमें आप अच्छा खासा लिखे और आधे नंबर जाके मिलते हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ऐसे लीजिएगा जिसमें आपको डिस्कशन करना हो, कुछ आर्गूमेंट करना हो। जितने डिबेट वाले ऐसे होंगे, जितना एनालिटिकल वाले ऐसे होंगे, उसमें नंबर ज़्यादा मिलता है। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं, किसी मेले का वर्णन करो तो मेले के वर्णन में आप समझ लीजिए 50% से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला। और ठीक, तो इसलिए ऐसे में मेरी सलाह है आप थोड़ा एनालिटिकल ऐसे लीजिएगा जिसमें कोई डिस्कशन करना हो। अब रही बात ऑप्शनल की, ठीक है। मुझे जो डिस्कस करना था बेसिकली ये ऑप्शनल वाला पेपर, और ऑप्शनल में मेरा ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो होगा ये पार्ट 2 होगा एग्ज़ाम का। ये पार्ट 1 हो गया और मेंस के एग्ज़ाम का पार्ट 2 ये होगा। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें 300 नंबर का है, ठीक। कितने नंबर का है ये? 300 नंबर का है। और टाइम क्या होगा? 3 घंटे का टाइम होगा। 3 आवर्स के टाइम में 300, मतलब क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। पहले आपका ये प्लान हो गया। एग्ज़ाम का प्लान ये है कि मेंस का एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट कंपलसरी होगा। पार्ट तो दोनों कंपलसरी हैं। पहला पार्ट सबके लिए एक ही जैसा होगा, जिसमें जनरल हिंदी और हिंदी निबंध होगा। 100 नंबर का है, 2 घंटे का होगा। उसके बाद आइएगा, चाय पानी पी लीजिएगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, दिमाग ताज़ा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आइएगा, ऑप्शनल का पेपर दीजिएगा। 300 नंबर का है, 3 घंटे का है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, ये वाली बात आती है। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के ऑप्शनल में अभी आप देखिएगा 300 नंबर यहाँ से याद रखिएगा, वो 300 नंबर का अंग्रेजी में कैसे बट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा अंग्रेजी का, पहले ये देखिए। तो इसमें लॉन्ग आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे होंगे? लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन होंगे 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर के हैं, बस ध्यान रखिएगा। 250 वर्ड्स का मतलब 1 पेज से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप एक लाइन में 7 वर्ड्स या 8 वर्ड्स, अमूमन एक जनरल स्टैंडर्ड यही होता है कि कोई आदमी एक लाइन में 7 से 8 वर्ड लिखा करता है।
तो 7 से 8 वर्ड लिखा करता है, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दें तो कितने जाएगा, से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने वर्ड जा रहा है, करीब 30-31 लाइन या 32 लाइन ऐसे जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 32-33 लाइन, या मान लेते हैं हार्डली आप बहुत दूर दूर लिखते हैं तो भी 32 लाइन से लेकर के 33 लाइन तक, मतलब ये हुआ कि एक पेज भरपूर। अगर आप बहुत दूर दूर लिखते हैं तो 1.5 पेज में जाएगा, इतना समझ लीजिए, इतना आंसर है। अच्छा, 250 वर्ड्स को अगर ऐसे डिवाइड करते हैं पैराग्राफ में, तो मान लीजिए अगर 50 वर्ड का एक पैराग्राफ आप लिखते हैं तो मान लीजिए 5 पैराग्राफ में आपको आंसर देना है। एग्जैक्ट 50 का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप 40 वर्ड, 35 वर्ड, 45 वर्ड का, और 30 वर्ड से कम का क्या पैराग्राफ होगा, इतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 40-45 वर्ड में आप चले जाइए, 40 वर्ड, 50-55 वर्ड में भी जा सकते हैं, जैसा टॉपिक होगा उसका। तो साइज़ का ध्यान रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि हम ढेर सारा लिख देंगे तो ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे। वो BA MA वाला कंसिडर जो होता है आपका पैरामीटर, वो बदल दीजिए फ़िलहाल। ठीक है, कि हम 10 पेज लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ नंबर लिमिट से आप ज़्यादा जाएंगे तो भी आएगा, आप गए काम से। 5%, केवल 5% कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 250 वर्ड का है तो आप 260 वर्ड या बहुत करेंगे 245 वर्ड के आसपास। आपको 240-260 से ज़्यादा की रेंज मिलेगी नहीं किसी कीमत पर, आप याद रखिएगा। मेंस का मतलब होता ही भाई, UPPSC एग्जाम ले रही है, इसका मतलब हुआ कि आपकी ये क्षमता देखना चाहते हैं कि आप इतने बड़े मैटर को कैसे इतने में डाल सकते हैं। मतलब एक बाल्टी पानी को एक बोतल में भरना है, आप कैसे भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं तो यू डिजर्व टू बी अ टीचर, लेक्चरर इन GIC, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक, सीधी सी बात हुई। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन की जो क्षमता होगी वो कम से कम 500-600 वर्ड से कम नहीं होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका जो दायरा होगा, रेंज 500-600 वर्ड्स में जाएगा। अब 500-600 वर्ड्स के आंसर को आपको करना है 250 में। दिस इज योर चैलेंज। इसी चैलेंज से आपको निपटना है। अगर निपट सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से और बैलेंस बनाने से। किसी हेडिंग में आपने पता लगा कि 100 वर्ड लिख दिया, बहुत आता है, आपने 100 वर्ड लिख दिया, बाकी दूसरी हेडिंगों के लिए आप 20-20 वर्ड बचा पाएंगे। तो ऐसा ना करके हर हेडिंग के लिए, हर पॉइंट के लिए आप बैलेंस बना के चलिए। सब में करीब 40-50 लिखेंगे, तब वो 2 यहाँ रेशियो और बैलेंस का सवाल है। नॉलेज आपको कम नहीं है क्योंकि आपने प्री निकाला है, आई श्योर। मुझे यकीन है कि आपको पर्याप्त नॉलेज है मेंस का आंसर लिखने भर की। बस अब आपको मेंस में लिखने की आर्ट आनी चाहिए। अगर आर्ट आती है तो यू कैन डू, अदरवाइज इट इज़ बेटर टू यू कि आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यू हैड बेटर प्रैक्टिस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेकन को, ऑफिस स्टडीज़ में उन्होंने लिखा था कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो राइटिंग से एग्जैक्ट मैन बनता है और GIC आपसे एग्जैक्ट मैन होने की उम्मीद करता है कि आप एग्जैक्ट मैन हैं या नहीं हैं। चलिए, चाय पीते पीते गरम गरम आपको सिखाते हैं। लॉन्ग आंसर हो गया, एक शॉर्ट आंसर। अच्छा, लॉन्ग आंसर से क्वेश्चन कितने हैं जी, ये तो बताया नहीं। 5 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर से 5 क्वेश्चन है और ये सब कितने नंबर के हैं, 25-25 नंबर के हैं। तो 5 क्वेश्चन 25 नंबर के, कितने नंबर हो गए ये, 25 मार्क्स। तो कितना हो गया, 125 मार्क्स का ये हो गया लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहीं से आपका रिजल्ट बनना है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर कहाँ ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से आपको ज़्यादा नंबर मिलने हैं। दूसरा आपका आता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर कितने का है, शॉर्ट आंसर है आपका 150 वर्ड्स का। 150 वर्ड्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के हैं ये सब के सब, ये सारे के सारे 15 नंबर के हैं। ठीक, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो कितना हो गया, 75 मार्क्स हो गया। तो ये और ये दोनों मिला के आप कर लेते हैं तो आपका इनफ हो गया ना, पर्याप्त निकल जाएगा। ठीक है, 75 मार्क्स के करीब ये हो गया। ठीक, और थर्ड वाला पार्ट आपका है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट आंसर में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको लिखना है 50 वर्ड्स में, ध्यान रखिएगा। 50 वर्ड्स का है और क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं। तो 10 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स हो गए। तो कुल कितना होगा, ज़रा हमारी गणित कमज़ोर है, आप लोग बताइए। तो गणित कमज़ोर है, कितने हो गए, ये हो गया 125, 75 और 50 मार्क्स। तो हो तो गए ना 250।
वो ये हो गया 200, और अरे गणित तो नहीं, ये 10 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, ये 100 नंबर का होगा। तो अब ये 100 नंबर का हुआ तो कुल कितने नंबर हो गए? 300 नंबर हो गए, हमने कहा था 300 नंबर हैं। कुल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? कुल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन देने हैं। 5 बहुत लंबा 250 वर्ड का, 5 क्वेश्चन 150 वर्ड का, और 10 क्वेश्चन 50-50 वर्ड का। तो ये हो गया आपका एक मेंस का जो प्लान होगा क्वेश्चन का। ठीक है, ये पूरा काम कितने में करना है? 2 घंटे में। तो 2 घंटे का मतलब क्या हुआ? आपको मिल रहा है, सॉरी 3 घंटे का है, तो आपको कितना मिला? 180 मिनट। आप अपना एवरेज हिसाब किताब लगा लीजिए, एवरेज हिसाब किताब लगा लीजिए। तो हमारे जो हिसाब से आ रहा है, अगर इसको 3 हिस्से में बांट देते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होना चाहिए, वो एक क्वेश्चन 25-30 मिनट में आप कर डालिए। नहीं, 25-30 मिनट में भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 30 मिनट दे देते हैं तो 5 क्वेश्चन में लंबा 2 घंटे से ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आप बांट लीजिएगा वर्ड के हिसाब से। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 15-16 मिनट में निपटाइए, एक क्वेश्चन 15-16 मिनट में। अगर ये क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन 15 मिनट में निपटा देते हैं, तो 15 मिनट आप 75 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेंगे। 15 मिनट अगर दे रहा हूँ तो इसे लमसम देखिए 15 मिनट में। और वो जो 5 क्वेश्चन हैं, ये 10 मिनट में अगर आप करते हैं, 10 क्वेश्चन 5 मिनट में करते हैं तो 50 मिनट ये हो गया। तो कुल आपका 125 मिनट हो गया, मतलब 3 घंटे में से 2 घंटा पूरा का पूरा निकल जा चुका है। और जो 10 क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को कितना देते हैं? एक एक क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि 3 मिनट, ये 10 मिनट दिए थे, तो अब आप यहाँ पर कितना दे देंगे? ये 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, और आपके पास समय बचा हुआ है केवल कितना? 125 मिनट हो चुका है, 125 मिनट हो चुका है। तो आपके पास बचा है केवल 180 में से 125 माइनस करें तो कितना बचा होगा? 55 मिनट बचा हुआ है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं 55 मिनट में। तो मतलब अब कितना, 5-5 मिनट का एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर हम 5 मिनट का देते हैं, तो ये आपका हो गया 55 मिनट का टाइम। 5 मिनट का टाइम बचेगा आपके पास एक्स्ट्रा, बस पूरा का पूरा सेटल हो गया। तो आप ये मान के चलिए, अब जो हमने बना दिया है कि ये 75, ये जो 250 वर्ड के 5 क्वेश्चन है, जिसके लिए हमने हर क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट ही लगेगा, हो सकता है 12-13 मिनट लगे, हो सकता है किसी में 16 मिनट लगे, किसी में 12 मिनट लगे। तो इस हिसाब से आप एक एवरेज लेके चलिएगा कि हमें ये क्वेश्चन 15 मिनट के करीब में निपटाना है। अब ये ना हो कि लेके बैठ गए, एक ही क्वेश्चन 25 मिनट करते रहे, तो इसका मतलब आप दूसरे क्वेश्चन आपके खराब होने हैं। ठीक है, और शॉर्ट आंसर पे आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। जो वेरी शॉर्ट वाले 100 नंबर के हैं, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे वेरी शॉर्ट में। अगर आप वेरी शॉर्ट 10 के 10 बहुत अच्छे कर जाते हैं, तो 100 नंबर में बहुत करेंगे, एक एक नंबर काटेंगे, इससे ज़्यादा काट नहीं पाएंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट में नंबर कटते नहीं हैं, लॉन्ग में नंबर कटने के चांस रहते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट में ना एग्जाम्पल देना है, ना कुछ प्रूफ करना है, सीधे सीधे आपको आना है। ठीक, ये तो हो गई आपकी प्लानिंग। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, आपका सिलेबस देखते हैं कैसे होगा। सिलेबस में कितने हिस्से में बटा हुआ है? देखिए, सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला लिटरेचर का है और दूसरा लैंग्वेज का है। तो जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए में भी 1 2 3 4 करके चीज़ें हैं। इसमें है राइटर्स एंड देयर वर्क्स। ठीक, राइटर्स एंड देयर वर्क्स, राइटर्स हैं 25 राइटर हैं, और उनके वर्क्स की तो संख्या अनगिनत हो जाएगी। जैसे हम शेक्सपियर ले लेते हैं, तो शेक्सपियर एक राइटर नहीं, एक यूनिवर्सिटी है। तो अब ये तो सारे के सारे वर्क्स तो यहाँ नहीं लिख सकते। तो अब ये सोचिए कि आप कैसे गेस करेंगे कि शेक्सपियर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही जो आपने बीए एमए में पढ़ा होगा, उसके अलावा मत जाइएगा पढ़ने। बीए से एमए में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? मैकबेथ पढ़ा होगा, टेम्पेस्ट पढ़ा होगा, एज लाइक इट पढ़ा होगा, ठीक है, ओथेलो पढ़ा होगा, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, किंग लियर पढ़ा होगा। इस तरह के जो बड़े फेमस हैं इनके, वही 8-10 करीब जो फेमस वाले हैं वही पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ उनकी सोनेट्स हैं, अब 154 सोनेट्स तो नहीं कर पाएंगे आप, कुछ सोनेट्स आप सेलेक्टेड निकाल लीजिए जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस पेपर देखिएगा
तो इसका तो प्रीवियस पेपर मिलेगा नहीं जीआईसी का, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है, तो इसका प्रीवियस पेपर नहीं मिलेगा। दूसरे एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर आप चेक कर लीजिए। या बीए और एमए में आपने एग्जाम दिया होगा, तो बीए और एमए में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर खास तौर से रहिएगा। जैसे बीए में आपको ट्रू लव पढ़ाई गई होगी इनकी सोनेट, तो ट्रू लव से मान लीजिए कि क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा मान के चलिए, ना आए तो इत्तेफाक की बात है। लेकिन बीए और एमए का जो सिलेबस था यूपी में तीनों यूनिवर्सिटी छांट डालिए आप, ठीक है, लोहिया वो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कम से कम इन तीनों के, आगरा वगैरह के, ये सारे आप इनके सिलेबस निकाल के देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसी आधार पे आप अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा। तो ये शेक्सपियर हो गया। अब शेक्सपियर के बाद हम जो और हैं जॉफ्री चौसर, शुरू कहाँ से होता है देखिए, 25 हैं, अगर आप लिखें तो बहुत जल्दी से लिखिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। जॉफ्री चौसर है, नाम सुना होगा आपने। फिर विलियम शेक्सपियर हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको अच्छी तरह परिचित है। शेक्सपियर इस दुनिया में अंग्रेजी में अकेले ही हैं, इनके नाम के बहुत लोग होंगे, लेकिन जब लिटरेचर में शेक्सपियर कह दिया जाता है तो अकेले हुए वो, ठीक है। उसके बाद मिल्टन है, ड्राइडन है, मिल्टन, ठीक, पानी की बोतल वाली मिल्टन नहीं, ड्राइडन। लिटरेचर की बात हो रही है, आपका दिमाग वहाँ जा भी नहीं सकता, मुझे यकीन है, ठीक है। ड्राइडन हो गए। पोप हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं। पोप का नाम पता है, अलेक्जेंडर पोप है। और पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उसके बाद पीबी शैली हैं, केवल शैली लिख दो तब भी पर्याप्त है, ठीक है, पीबी शैली हो गए। उसके बाद जॉन कीट्स हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, तो मैं केवल कीट्स लिख दे रहा हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, मैं केवल टेनिसन लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। और 9 हो गए। 10वें हैं मैथ्यू अर्नाल्ड, चार्ल्स डिकेंस। मैथ्यू अर्नाल्ड आप समझ ही रहे होंगे, एक ही हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड हो गए। चार्ल्स डिकेंस हो गए, ठीक, ये आए चार्ल्स डिकेंस हो गए। और चार्ल्स डिकेंस के बाद हैं थॉमस हार्डी, नाम सुना होगा, वेसेक्स नॉवेल्स के लिए फेमस हैं थॉमस हार्डी। स्क्रीनशॉट लेना हो लो जल्दी से, फिर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। हमको पता है आप लोग लिख नहीं रहे होंगे, सब लोग स्क्रीनशॉट के भरोसे होंगे, ठीक है, इसीलिए इंडिया डूब रही है। चलिए 12 हो गए, 13 और हैं। तो राइटर्स में ये हुआ, आपका आया अगला 13 नंबर पे कौन है, W.B. यीट्स हैं, एलियट हैं, W.B. यीट्स हैं, T.S. एलियट हैं, ठीक, T.S. एलियट हो गए। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, और जॉर्ज ऑरवेल हैं, G.B. शॉ, पिग्मेलियन पढ़ा होगा आपने। और जॉर्ज ऑरवेल हैं, ठीक, इनका भी नाम आपको अच्छे से पता होगा, जॉर्ज ऑरवेल का। उसके बाद आते हैं राजा राव हैं, मुल्कराज आनंद हैं, इंडियन राइटर्स में राजा राव, मुल्कराज आनंद, M.R. आनंद, ठीक है। फिर आए हम 19वें राइटर हैं नजीम इज़ैकिल, नाम पता होगा आपका, नजीम इज़ैकिल। इंडिया में रहते हैं, इंडिया में लिखते थे, लेकिन ये थे मूल रूप से फारसी, ईरान के थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वे अमेरिका के राइटर हैं, इनकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंटर में भी आगे भी पढ़ी होगी, बड़ी गजब की पोएम है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ी, लेकिन नहीं पढ़े होंगे ये हो ही नहीं सकता, अगर आपने एमए किया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना पढ़े हो ये मुमकिन नहीं है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अगर आप वो वाले नहीं होंगे, कौन वाले, 20 क्वेश्चन की सीरीज वाले, तो आपने पढ़ा ही होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिलहाल। तो हेरोल्ड पिंटे हैं, ठीक, हेरोल्ड पिंटे हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, ये 23 और 24 आगे 25 25 हैं आपके, हेरोल्ड पिंटे हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गिरीश कर्नाड हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुने तो फिर मत करो तैयारी। 24 पे आ गए गिरीश कर्नाड, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं गिरीश कर्नाड। और आगे BS नायपाल,
ठीक है, VS नायपाल। ठीक, ये हो गया 25। अब इनसे आप जान सकते हैं ये बड़े बड़े राइटर हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, तो इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है, और शार्ट 150 वाला भी हो सकता है, और वेरी शार्ट तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई पूछा जाएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से वेरी शार्ट क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा। इसमें से कोई भी राइटर या पोएट ऐसा नहीं है जिसको आप 50 वर्ड में समेट सकते हो। 50 वर्ड में समेट सकने तो फिर बेईमानी हो जाएगी। इनकी उपाधियां ही इतनी हैं कि आप 50 वर्ड में नहीं लिख पाएंगे, इनके बारे में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात है। चलिए, हमारी चाय खत्म, आपका डिस्टर्बेंस खत्म। तो इनसे लॉन्ग और शार्ट आंसर, मतलब 250 वाला और 150 वाला, आप मान के चलिए कि यही क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब आप 250 150 वाला तैयार करेंगे तो 50 वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, उसके भीतर में ही आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट, जो पार्ट ए में, एक तो ये रहा राइटर्स और उनके वर्क्स, कौन कौन से राइटर्स हैं ये हमने बता दिया। इनके वर्क्स जानना आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। उसके बाद आएगा लिटरेरी मूवमेंट्स। इसी में ए वाले में से ए क्या था, राइटर्स और वर्क्स, उसमें बी है लिटरेरी मूवमेंट्स। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स, तो कितने मूवमेंट्स हैं भैया अंग्रेजी साहित्य में बता दीजिए। तो रेनेसा, रिफॉर्मेशन। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ चलते हैं शुरू होकर के, रेनेसा है, रिफॉर्मेशन है। ठीक, तो ये भाई जरा नीचे हो जाओ। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, थोड़ा और नीचे हो जाइए। लिटरेरी मूवमेंट्स, हाँ, तो लिटरेरी मूवमेंट्स में आपका आएगा कौन कौन सा, रेनेसा आएगा, रिफॉर्मेशन आएगा। ठीक, और उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री आएगी, मेटाफिजिकल अध्यात्म। उसके बाद क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म लिखे या नियो क्लासिसिज्म। ठीक है, क्लासिसिज्म तो अगस्टस के टाइम में चले जाएंगे हम लोग रोम। नियो क्लासिसिज्म ये अलेक्जेंडर पोप के टाइम में था, 1700 से शुरू होता है। नियो क्लासिसिज्म के बाद सीधे वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स के साथ शुरू होता है रोमांटिसिज्म अंग्रेजी में। रोमांटिसिज्म के बाद आप प्री रैफेलाइट मूवमेंट आता है, प्री रैफेलाइट मूवमेंट। ठीक है, ऑस्थेटिज्म हो गया, ऑस्थेटिज्म हो गया। ठीक है, और बस यही है, मॉडर्न लिटरेचर आ गया। ये कुछ तो इतने मतलब यही हैं, इन्हीं से पूछा जाएगा। और इनसे भी आप मान लीजिए कि 250 वाला भी पूछा जा सकता है, 150 वाला। इनके बारे में लिखोगे आप तो 500 वर्ड से नीचे आने वाला नहीं है। किसी तरह से आपको बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखेंगे तो 150 में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं रोमांटिसिज्म पे, अब रोमांटिसिज्म पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, ये बताएंगे ही बताएंगे। इसका टाइम पीरियड आप बताएंगे कब से कब तक रोमांटिसिज्म मूवमेंट रहता है, क्यों रोमांटिसिज्म मूवमेंट आता है, न्यू क्लासिकल मूवमेंट के अगेंस्ट। न्यू क्लासिकल मूवमेंट में सेट पैटर्न फॉलो करना जरूरी था, स्टैंडर्ड रूल से, उसी के अगेंस्ट आ जाता है रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म का जो डीलिंग थी, ट्रीटिंग ऑफ द सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों क्लासिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो वो आप लिखेंगे और मेन जो राइटर्स हैं उनका नाम डालेंगे ही डालेंगे, और उनकी कुछ पोएम्स का नाम डालेंगे ही डालेंगे। तो इतना लिखते लिखते तो आप 150 पार कर जाएंगे। तो इतनी तो बेसिक चीज़ें हो गई ना। रोमांटिसिज्म मूवमेंट शुरुआत कैसे होता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, क्यों शुरू होता है, उसकी मेन फीचर्स क्या हैं, मेन राइटर्स क्या हैं, उनकी वर्क्स क्या हैं। इतना लिखेंगे तो 150 के ऊपर निकल जाएंगे, बहुत बचा के आप 150 में आ पाएंगे। ठीक है, वो 250 को भी पार जाएगा, लेकिन आपकी यही कला तो मैं कह रहा हूँ, इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं लिख पाएंगे। पहली बार जब आप इस पर आंसर लिखने बैठेंगे तो आंसर आपका जाएगा 600-700 वर्ड में। 600-700 वर्ड को फिर आप दोहरा के जब करेंगे, कुछ बहुत कोशिश करेंगे, मेहनत मशक्क़त करेंगे, तो वो 500-400 पे ले आ पाएंगे। फिर तीसरी बार जब लिखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब कहीं 250 पे, मतलब 250-300 के बीच में आप 2-3 प्रयास में आ पाएंगे। पहले प्रयास में आ नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, फिर इसी में सी वाला है टाइप्स ऑफ पोएम पूछा जाएगा। ठीक, टाइप्स ऑफ पोएम। टाइप्स ऑफ पोएम में देखिए, टाइप्स ऑफ पोएम में होता क्या है,
लिरिक है, बैलेड है, एपिक है, सोनेट है, ओड है, ठीक है, एलेजी है, इतनी सारी चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ पोएम में। तो लेकिन आपको जो जीआईसी मेंस के कोर्स में था वही प्री वाला ही है, इसमें सोनेट, बैलेड, एपिक और एलेजी है, ठीक है। जो अभी प्रिस्क्राइब्ड है वो है सोनेट, बैलेड, एपिक नहीं, मोक एपिक है, स्पेशल रेफरेंस में कहा था मोक एपिक है, ठीक है, और एक है एलेजी। ये 4 हैं, तो 4 पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। इनसे आपका 250 वाला और 250, 150 और 50 वर्ड में ये समाएंगे नहीं आ पाएगा। अब कितना भी कोशिश करेंगे इनके बारे में आप लिखेंगे, आप बैलेड सोनेट के बारे में लिख रहे हैं तो सोनेट की ओरिजिन बताएंगे, पहले बताएंगे सोनेट क्या होता है। तो सोनेट क्या है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है ग्रीक, ठीक है, ग्रीक, दांते से शुरू हुआ, ग्रीक राइटर 13th सेंचुरी के राइटर हैं, पोएट है, दांते से शुरू होता है। फिर आप 14th सेंचुरी में आएंगे तो पेट्रार्क पे आएंगे। पेट्रार्क कहाँ के थे, वो इटली के थे। तो जर्नी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सोनेट की ओरिजिन ग्रीक में होती है, फिर पहुँचती है इटली, इटली से कैसे पहुँची इंग्लैंड, और कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, पेट्रार्कन होती है, शेक्सपियरियन होती है, स्पेंसरियन होती है। इनकी कुछ विशेषता तो आप बताएंगे और कुछ राइटर्स के नाम तो लेंगे ही लेंगे। इतना करते करते वो 50 वर्ड के पार हो जाएगा। तो ये 50 वर्ड में नहीं आएगा, ये जितनी भी टाइप्स ऑफ पोएम है ये सब 250 और 150 के दायरे की हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगला टॉपिक है आपका, डी वाला, जो इस सिलेबस में है, ठीक। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये आया आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो कितने क्रिटिक्स हैं, अंग्रेजी में कितने क्रिटिक्स हैं? देखिए अरिस्टोटल से शुरू करना पड़ेगा। आप क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री में जाएंगे तो अरिस्टोटल हो गए, ड्राइडन हो गए, सैमुअल टेलर कॉलरिज हो गए, जॉनसन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, मैथ्यू अर्नाल्ड है, टी.एस. इलियट हैं। इतने लोगों को आपको लिखना पड़ेगा। क्रिटिक्स में किसका किसका नाम आया मैं लिख दूँ। एक तो अरिस्टोटल हो गए, यहीं से स्टार्ट होती है लिटरेचर में क्रिटिसिज्म, अरिस्टोटल हो गए, ठीक है। एरिस्टोटल के बाद कौन आएंगे, ड्राइडन और जॉनसन हैं। ड्राइडन का क्रिटिसिज्म और डॉक्टर जॉनसन का क्रिटिसिज्म, ठीक है। वर्ड्सवर्थ भी इसमें आएंगे, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक। वर्ड्सवर्थ के बाद अर्नाल्ड और इलियट, ठीक, अर्नाल्ड और टी.एस. इलियट, ठीक। इन लोगों को क्रिटिसिज्म में आएगा। और क्रिटिसिज्म में भी कोई आंसर 250 150 के नीचे नहीं, 50 वर्ड में तो फिलहाल कोई नहीं होने वाला है। फिर आया लिटरेरी टर्म्स, मेजर स्टेंजा फॉर्म्स, ठीक, ये हो गया। डी हो गया। ई में क्या होगा, स्टेंजा फॉर्म, ठीक, स्टेंजा फॉर्म हो गया, ठीक। स्टेंजा फॉर्म के बाद क्या आया, एफ में आए हम, ठीक है। एफ में स्टेंजा फॉर्म के बाद आएगा लिटरेरी डिवाइसेज, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स हो गया। उसके बाद मेजर स्टेंजा फॉर्म हो गया, लिटरेरी टर्म्स आया, लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी डिवाइसेज होगी। लिटरेरी डिवाइसेज में क्या चीज़ें आती हैं, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आता है, वो अलग से ही लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ आपका आ गया फिगर ऑफ स्पीच। ये आ गए 50 वर्ड वाले क्वेश्चन, जो 50 वर्ड में बनेंगे, ये सब बनेंगे। स्टेंजा फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टेंजा फॉर्म क्या है, 2 लाइन का स्टेंजा है तो क्या होगा, कपलेट होगा, 3 का होगा तो टेरसेट होगा, 4 का होगा क्वार्टेन होगा, 5 लाइन का होगा क्विंटेन होगा, 6 लाइन का सिस्टेट होगा, 8 लाइन का होगा ऑक्टेव होगा, 9 लाइन का होगा स्पेंसरियन स्टेंजा होगा। इसके बाद इससे बड़ा 9 लाइन से बड़ा स्टेंजा कोई लिखा नहीं है अभी तक, ठीक है। अब ये स्टेंजा फॉर्म हो गए, लिटरेरी टर्म्स हो गए। लिटरेरी टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स वगैरह आते हैं, जैसे एलेजी क्या है, बैलेड क्या है, मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। तो लिटरेरी टर्म्स में आ गया। फिगर ऑफ स्पीच में जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखे जाएंगे, ये 50 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। ये सब 50 वर्ड में आपको लिखने को मिल जाएंगे। ये 250 और 150 वाले रेंज के बाहर हैं। अगला बात अब आता है आपका सेक्शन बी, ठीक। चलिए इतनी देर तक सेक्शन ए की बात चलती रही। सेक्शन ए में एक ही है जो 50 वर्ड वाला है। अब आते हैं आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी किसका है, लैंग्वेज का है, ठीक। कुछ लोगों को लगता है कि लैंग्वेज पूछी नहीं जाएगी,
ठीक है, इस भ्रम में मत रहिए। सेक्शन बी है हमारा किसका, लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपको ग्रामर और वोकैब दो जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रामर में आपका वो ट्रेडिशनल ग्रामर नहीं है, ये मत याद रखिएगा। इसमें है कि एक शार्ट पैसेज आएगा, ठीक। ग्रामर में क्या आ रहा है, लैंग्वेज में शार्ट पैसेज पूछा जाएगा, उस पैसेज से कुछ क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन देने जाएंगे। तो ये 50 वाले में आएगा, याद रखिएगा। 250 और 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा। जो 50 वर्ड के 10 क्वेश्चन होंगे उसी में आएगा ये जो पैसेज होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो 50 वर्ड में 5 क्वेश्चन हो जाएगा, उसी का आंसर आपको देना होगा। तो ये शार्ट वाले में आ सकता है और नहीं आएगा। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में मान लीजिए आपको 5 सेंटेंस दे दिए करेक्ट करने को, तो ये किस में आएगा, शार्ट में आएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस आप लॉन्ग में नहीं जा पाएंगे, ये भी लॉन्ग का नहीं होगा। उसके बाद आया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को, ठीक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आएगा तो 4-5 क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें, 5 क्वेश्चन पूछ लें तो एक यहाँ से बन जाएगा। या हो सकता है कि इसमें 2 करेक्शन का दे दें, 2 नरेशन का दे दें, 1-2 उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का दे दें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है इन्होंने, तो ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस इंक्लूड है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस इंक्लूड है। तो अब इसमें करेंगे क्या ना, मान लो 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन इससे, ऐसे दे दिए। या मान लो एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन निकाल लिए उन्होंने, तो 10 लाइन का ये हो गया। 50 वाले में ये आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब इसमें मेरे पास जगह नहीं बची है तो थोड़ा मैं मिटाता हूँ इसको। 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पैसेज है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जिसको आप एरर कहते हैं, कॉमन एरर के नाम से है, नरेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लैंग्वेज में और क्या पूछा जाएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा क्या पूछा जा सकता है, रीअरेंजिंग। ये आपको फंसा दिया इन्होंने। रीअरेंजिंग बैंक और एसएससी में पूछा जाता था, वो इन्होंने कर दिया। रीअरेंजिंग में क्या होता है, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में 5 सेंटेंस, 4 सेंटेंस का एक पैराग्राफ होगा जिसको तोड़ देंगे। सेंटेंस को पता लगा बीच वाला पहले कर दिया, पहले वाला लास्ट में कर दिया, ऐसे ऊट पटांग, मतलब पहले की जगह पे तीसरा, तीसरे की जगह पे पहला, दूसरे जगह पे चौथा, ऐसे कर देंगे। वो आपको पैराग्राफ को सेट करना होगा, कौन सा सेंटेंस पहले होगा कौन बाद में होगा। तो आपको लिख के आंसर देना होगा, ABCD में नहीं बताना है, क्योंकि मेंस है, डिस्क्रिप्टिव है, रिटन है। तो आपको एक जम्बल्ड पैराग्राफ मिलेगा, उस जम्बल्ड पैराग्राफ को आप सेट करके लिख दीजिएगा, बन गया। 50 वर्ड का ये हो गया, 5 सेंटेंस होंगे करीब, 4 या 5 सेंटेंस, उसमें 50 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। क्वेश्चन है फिलर्स का। फिलर्स में केवल प्रीपोजिशन कहाँ है, ठीक है, और कुछ नहीं आना है तो आप बच गए। केवल प्रीपोजिशन में आप क्या करेंगे, जो फिक्स यूज है, टाइम प्लेस, खास तौर से ध्यान रखिएगा, टाइम और प्लेस के जो प्रीपोजिशन लगते हैं, टाइम प्लेस और मीडियम, ठीक है। मीडियम वाले ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है इन सब के, तो टाइम के, प्लेस के और मीडियम, ये वाले आप तो पक्का याद कर लीजिए। और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे डील के बाद 3 प्रीपोजिशन लगता है, कभी डील इन लगता है, कभी डील विद लगता है। जैसे डाई है तो डाई के बाद 4-5 प्रीपोजिशन, कभी डाई ऑफ लगता है, कभी डाई फॉर लगता है, कभी डाई थ्रू लगता है, कभी डाई बाय लगता है, कभी डाई फ्रॉम लगता है। तो कब क्या लगाना होगा ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, वो तैयार कर दीजिएगा। उसके बाद इसी लैंग्वेज वाले में आएगा वोकैब। तो वोकैब वही पुरानी है, ट्रेडिशनल, जैसे पहले पूछा करते थे वही वाली वोकैब है। सिनोनियम, एंटोनियम, होमोसॉन्स, ठीक है, होमोनोम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडियम, फ्रेजेज है, सफिक्स और प्रीफिक्स है, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये रहा GIC मेंस का सिलेबस। और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा, ना लॉन्ग, वो 250 और 150 का क्वेश्चन से नहीं बनेगा। लैंग्वेज वाले से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 वर्ड वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो वेरी शार्ट के 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 क्वेश्चन में से करीब 5 से ज़्यादा तो यही वाले रहेंगे, या हो सकता है 50 से 50 लिटरेचर से पूछ लें, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच वगैरह इसी शार्ट वाले में पूछे जाने के चांस हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज का पोर्शन भी बनता है, ठीक। तो ये रहा आपका GIC मेंस इंग्लिश का सिलेबस और स्ट्रेटजी। साथ में मैंने बहुत डिटेल में नहीं, बहुत शार्ट में थोड़े थोड़े करके हम सबकी स्ट्रेटजी बता दी, ठीक है। आप लोग तैयारी करिए जम के, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। किसी मदद की ज़रूरत हुई तो हम लोग आपके साथ हैं, ठीक। और सर, ठीक, थैंक यू।